जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास्टर्स बैचलर फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड के टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। यह वीडियो हमारी इस यूनिट की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट वीडियो में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने तरह के होते हैं। हमने ये पढ़ा था उसके अंदर कि हम किसी बॉडी को चार्ज किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम किसी एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस आज के लेक्चर को समझना है तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, और उसको समझने के लिए आप हमारी फर्स्ट वीडियो तक जा सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि यह टॉपिक एग्ज़ाम में किस तरह से पूछ सकता है या एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। पहले आराम से समझ लेंगे, जब कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से लिखवाया जाएगा, तब आप लिखेंगे। अभी सिर्फ आप पूरा कंसंट्रेशन समझने पर रखें। तो अगर हम बात करें, हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी की, तो पहली प्रॉपर्टी बहुत 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 इजी, मैं कह रहा हूँ हलवा है पहली प्रॉपर्टी। क्या है पहली प्रॉपर्टी में? पहली प्रॉपर्टी होती है लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस, अब पता होना चाहिए लाइक चार्जेस क्या होते हैं। लाइक चार्जेस हमारे वो चार्जेस होते हैं जो एक जैसे हों। एक जैसे मतलब जैसे कि अगर हम बात करें पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा भी इलेक्ट्रॉन, या फिर पहला प्रोटॉन तो दूसरा भी प्रोटॉन, तो इनको बोलते हैं लाइक चार्जेस। और दूसरे होते हैं अनलाइक चार्जेस। कौन से चार्ज होते हैं? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस कौन से होते हैं? अनलाइक चार्जेस यानी कि एक जैसे ना हो। एक जैसे ना हो तो कैसे होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, यानी कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो इनकी प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? इनकी प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जो लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्जेस होंगे, वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या मतलब जी? मतलब ये कि अगर कहीं पर दो एक जैसे चार्ज हो जाएं, क्या आ जाएं? दो एक जैसे चार्ज आ जाएं, तो वे क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वो कहेगा, क्या कहेगा? ए भाई भाग जा यहाँ से। ये कहेगा ए भाई तू भी भाग जा यहाँ से। यानी क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ऐसे इसमें होगा, ये दोनों क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। कहेगा चल यहाँ से, वो कहेगा तू चल यहाँ से। तो ये काम होगा। तो यानी कि क्या है? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, दो भाई भाई हैं या दो बहन बहन है। बहन बहन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बहन ये रही, एक बहन ये रही। दोनों बहन है, एक ही रूम में बैठी हुई हैं, तो क्या होगा? रिपेल करेंगी। क्या चल यहाँ से, मैं नाटक देखूंगी, चल यहाँ से मैं सीरियल देखूंगी। तो ये क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यानी जो लाइक चार्जेस होंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सीरियसली मत लेना। तो अगर हम बात करें लाइक चार्जेस की, तो लाइक चार्जेस क्या होता है? लाइक चार्जेस हमारे वो चार्जेस होते हैं जो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अब अनलाइक चार्जेस में कौन होगा? एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो ये क्या करेंगे? ये कहेंगे ए भाई मेरे पास आ जा, और कहेगा ए भाई तू मेरे पास आ जा। यानी क्या करेंगे? एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेंगे। तो ये होता है अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी, अभी लिखवाऊंगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है, फिलहाल समझ के चलो। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं यानी कि एक जैसे चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या होती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नाम में ही कुछ छुपा हुआ है, क्या, एडिटिविटी। एडिटिविटी मतलब ऐड कर लो, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हल्का हल्का आइडिया मिल रहा है। ऐड का मतलब यानी कि चार्जेस के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी तहत यानी जिसकी वजह से हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या मतलब ये, सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, ये रही, कैसी, स्फीयर है, सिंपल स्फीयर कह लो, कुछ और कह लो, स्फीयर है। अब क्या कहता है, एक कूलाम चार्ज यहाँ है। कूलाम पता है ना, कूलाम क्या होती है, कूलाम वीडियो नंबर फर्स्ट जाकर देखो। तो एक कूलाम, और कौन है, कह रहा 2 कूलाम भी है, और कौन है 5 कूलाम भी है, और कौन है 7 कूलाम भी है। तो ये 4 चार्जेस हमने मान लिए। तो अब कहते हैं कि इसके पास टोटल चार्ज कितना है, तो कैसे करोगे, हम कर देंगे क्या भैया, 1 + 2 + 5 + 7 कितने हो गए, 7 5 12 2 14 और 1 15। तो 15 कूलाम चार्ज हुआ। तो भैया आपने ये ऐड जो किया, इन सबको जोड़ जो दिया, वो क्यों कर जोड़ा, क्योंकि चार्जेस के पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है, किसकी, एडिटिविटी की, यानी कि ऐड होने की। तो एडिटिविटी का मतलब क्या हुआ, एडिटिविटी का मतलब हो कि चार्जेस के पास एक ऐसी एबिलिटी कि वो क्या हो सकते हैं, वो आपस में ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या लिखना है बताएंगे अभी बाद में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड। कौन सी प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व्ड। यार एक बात सोचो यार, ये कंजर्व्ड शब्द तो हमने शायद पहले भी सुना है, बिल्कुल सुना है। आपने छोटी मोटी क्लासेस में, जब आप जूनियर क्लासेस में थे, तो आपने वहाँ पे एक बहुत फेमस लाइन याद करी है, क्या याद करी है आपने, याद करी है, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इज नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ी है ना, और हम बड़े खुश होते थे कि हाँ भाई हमारा साइंस आ गई। पढ़ा ना वहाँ पे, आपने पढ़ा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इज नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वहाँ पे भी शब्द आया था कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या था वहाँ पे, कि ना तो मास कभी बन सकता और ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकता। क्या होता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। हमने कहा है चार्ज इज कंजर्व्ड, क्या है, चार्ज इज कंजर्व। तो चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या होगा, चार्ज इज कंजर्व का मतलब होगा कि चार्ज जो होता है ना कभी बनता और ना कभी डिस्ट्रॉय होता, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है। तो हमारा चार्ज कैसा होगा, कंजर्व्ड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी हमारी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी इस वीडियो के एंड में। क्या, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज कैसा होता है आपका, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, अगर क्वांटाइज्ड चार्ज की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अभी आपने पढ़ा कि चार्ज के पास एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी की। एडिटिविटी का मतलब जुड़ सकते हैं आपस में, हम उन्हें जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज करो ये बॉडी है हमारे पास एक, इसके पास 4 चार्ज हैं, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 5 कूलाम, 7 कूलाम। आपने कहा टोटल चार्ज निकालना, आपने सिंपल एडिटिविटी प्रॉपर्टी का यूज़ किया और निकाल दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, देखो बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। ये तो यानी कि 1 2 3 4 5 होंगे, कई करोड़ों अरबों होंगे। अब उनको क्या आपस में जोड़ने बैठोगे क्या, अगर मैं कहने लगूँ कि इसके पास 2 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 2 लाख इलेक्ट्रॉन है, कह रहे बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, तो क्या सब चार्ज को जोड़ूं, 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे जोड़ोगे, बताओ नहीं जोड़ पाओगे ना।
तो फिर क्या है, तो फिर हम यहाँ पर लगाते हैं क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। क्या लगाते हैं? क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या, देखो सुनो, सपोज करो, ध्यान समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आराम से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। सपोज करो ये है हमारा राम, भैया सब राम को ही क्यों लेते हैं, राम ही एग्जाम्पल लेते हैं सब। तो एक है हमारा प्यारा सा रामू, या रामू कह लो, रामू कह लेते हैं, रामू है रामू। अब रामू क्या गया, रामू गया कहाँ पे, मार्केट। कहाँ जा रहा है, मार्केट। मार्केट गया क्या खरीदने, सब्जियाँ। सब्जी में क्या लेने लगा, सब्जी लेने लगा पोटैटो, पोटैटो पोटैटो पोटैटो, आलू। अब क्या होगा, अब वो मार्केट गया, आलू, आलू वाले से कहने लगा भाई आलू दे दो। उसने पूछा कि क्या भाव चल रहा है आलू, किस रेट चल रहा है आलू। तो आलू वाले ने कहा भैया जी ज़्यादा महंगा नहीं है, बस 20 रुपये किलो। क्या है, 20 रुपये प्रति किलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रामू ने कहा भाई 5 किलो आलू कर दो। कितने कर दो, 5 किलो आलू। तो हमने कितना लेना है, हमें लेना 5 किलो आलू। क्या लेना, 5 किलो आलू। अब पैसे देना, निकाल के जेब में से पैसे देना कि भाई पैसे ले, पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में तो नहीं मिलेंगे। तो कैसे करेंगे, कैसे निकालोगे आप पैसे, आप क्या करोगे, आपके पास दो तरीके हैं। अगर मैथ्स कमजोर है तो क्या करेंगे आप, भैया 1 किलो आलू 20 रुपये का, हमने कितने लिए, 5 किलो। कह रहा पहले किलो के आलू ये रे, दूसरे किलो के पैसे ये रे, तीसरे किलो के पैसे ये रे, चौथे किलो के पैसे ये रे, 5वें किलो के पैसे ये रे। कह रहा भैया 100। कह रहा ये लो भाई 100 रुपया हमारे आलू दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ पर 5 किलो की जगह 500 किलो मांग ले, क्या करोगे, अब क्या करोगे, जोड़ते जाओ बस 500 बार है, प्लस 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 करोगे ऐसे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, हम कहेंगे कि भाई तेरे को एक काम बता, तेरे को चाहिए कितने आलू। कहता भाई मेरे को 500 किलो आलू चाहिए। कितने चाहिए, 500 किलो आलू। कहता बताओ 1 किलो आलू का रेट क्या, 20 रुपये, तो कितने होगी, हो गए। तो यानी कि 10,000 रुपये हो गए, सिंपल। यानी क्या करा हमने, अब यहाँ पे देखो समझाने, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझो। क्या करा हमने, हमने लिया पर किलो रेट कितना है, हमने क्या लिया, पर किलो रेट, पर किलो रेट। और क्या लिया, हमने लिया अमाउंट, पर किलो रेट और अमाउंट। अगर पर किलो रेट और अमाउंट की मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल अमाउंट हमारी निकल जाएगी। तो ये हो गया हमारा। तो वही काम हम यहाँ पे किया। तो क्या करा हमने, अगर हमें कहीं पर सपोज करो एक ही बॉडी है, इसके पास बहुत सारे चार्ज हैं, हमें क्या करना है, अब एडिटिविटी तो नहीं यूज़ कर सकते, हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में क्या करेंगे, कहता है यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये रहा तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ऐसे करते 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 कितने हैं, बहुत सारे, यानी कि En कितने हैं, N इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन्स। कहता है अब बताओ इसके पास टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा। तो क्या कहा टोटल चार्ज निकालने के लिए, कह रहा है ये बताओ कितने पार्टिकल्स हैं। तो हमने कहा भैया हमारे पास सबसे पहले ये देखो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो कितने पार्टिकल है हमारे पास, n। ठीक, फिर क्या करेंगे, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी क्या आ गया, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब। सपोज इस तरह से मान लिया कि कितने हमें किलो आलू लेने, ये हो गए। ठीक है, कहता है हर एक इलेक्ट्रॉन के पास, यानी कि हर एक पार्टिकल के पास चार्ज कितना है, हर एक पार्टिकल के पास चार्ज। जैसे यहाँ पे कहा था ना कि हर 1 किलो आलू के रेट कितने हैं, तो ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना। भाई ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल कह लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो, बात तो एक ही है। और कहता है अब एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, तो अगर हम बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो कितना होता है, पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, हमने यही पढ़ा था एलिमेंट्री चार्ज के नाम से। वो वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होती है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अब आपको निकालना टोटल चार्ज। तो कैसे निकालना टोटल चार्ज, बताओ जरा, टोटल चार्ज तो बताओ कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो क्या करा था, कितने का रेट, वो कितने हमारा
किलो आलू है, पर केजी रेट नहीं है, ये है हमारा कितने किलो चाहिए, तो ये तो होगा कितने किलो चाहिए, यानी कि कितने किलो चाहिए, यानी कि ये होगी हमारी अमाउंट कि कितने किलो चाहिए। तो ये क्या है हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये हमारे किसकी तरह काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल की तरह काम कर रहे हैं। अब है चार्ज क्या, बेसिक चार्ज यानी कि 20 रुपये प्रति किलो। तो यहाँ पे अगर हमें टोटल चार्ज निकालना, यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करा था, यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमने करा था कितने किलो इंटू 20, ये तो करा था। ऐसे यहाँ पे टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे कि कितने पार्टिकल इंटू बेसिक चार्ज, यही तो करेंगे भाई, बेसिक चार्ज। तो क्या बना यहां से कि भैया अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है, सपोज करो क्यू निकालना है, क्या निकालना है, क्यू निकालना है, तो क्या कर दो आप ले लो कितने पार्टिकल हैं और उसकी मल्टीप्लाई कर दो बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज से, तो यानी कि Q इज इक्वल्स टू NE। तो ये हुआ हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि अगर आपको किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालना है तो आप ये देख लो कि उसके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल के पास चार्ज कितना है। तो Q इज इक्वल टू NE करेंगे और हमारा क्या निकल आएगा, टोटल चार्ज निकल आएगा। समझ में आया, ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका क्लियर कट आपको मिलेगा एक न्यूमेरिकल करने के बाद, तो मैं भी कराऊंगा इसका एक न्यूमेरिकल भी, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है ना। तो उससे पहले भी फिलहाल हम ये देख लें कि हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन से पहले जो हमारे प्रॉपर्टीज हम सभी को वन बाय वन करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हमें इस टॉपिक के बारे में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। तो अपनी जो नोटबुक आप बना रहे हैं उसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अभी हमने क्या पढ़ाई थी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। लाइक चार्जेस का मतलब एक जैसे चार्जेस, ठीक है ना। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक ऐसे भी बना सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा। देखो क्या, इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों कैसे हैं, ये है लाइक चार्जेस। तो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। कैसे, ये कहेगा इधर चला जाओ, वो कहेगा तुम उधर चले जाओ, है ना। या फिर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और एग्जाम्पल हो सकता है क्या, सपोज करो कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, दूसरा भी प्रोटॉन है, तो वो क्या कहेगा, कह रहा भाई तुम चली जाओ, वो कहेगा भाई तुम भी चले जाओ, ये तो होगा। तो ये दोनों केस किसके हैं, ये दोनों केस हैं आपके लाइक चार्जेस के। किसके केस हैं, आपके लाइक चार्जेस के। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये दोनों अलग अलग केस हैं, कभी दोनों मिक्स कर दो, ठीक है ना, दोनों अलग अलग केस हैं। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बस इतना याद रखेंगे क्या, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। अब अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट, जैसे कि एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन। तो क्या करेंगे, कहेगा भाई मेरे पास आओ, वो कहेगा भाई तुम मेरे पास आओ। तो ये हो गए तो ये क्या हुआ, ये हुआ अट्रैक्शन। क्या हुआ, अट्रैक्शन। तो ये कैसे चार्जेस हैं हमारे, ये चार्जेस हैं हमारे अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, बस इतना याद रखेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये शब्द क्या कर लेंगे आप, हाईलाइट कर लेंगे। मैं अपने नोट्स के अंदर जितना कुछ भी लिखवाता हूँ उसमें हैंड टू हैंड हाईलाइट करवाता हूँ, ताकि आपको जब रिवीजन करना हो तो कैसे करें, आप फास्ट रिवीजन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर सकें, ठीक है ना। बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट ना याद करके कुछ हाईलाइट्स पॉइंट याद कर लें, जिससे कि पूरा टॉपिक मिनटों सेकंडों में तैयार हो जाए, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या मतलब है इसका, सिंपल कुछ नहीं है, घूमना मत इसको। क्या कह रहा है, एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब पूरा एक सिस्टम, एक बॉडी है। कहता है उसके पास कौन है, चार्जेस हैं, कितने हैं, 1 कूलाम है, 2 कूलाम है, 5 कूलाम है, और भी है, 3 मान लिए। तो कहता है टोटल चार्ज, अगर मैं इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का क्या निकाल लूँ, टोटल चार्ज निकालूँ, तो वो क्या होगा, वो होगा सबका अलजेब्रिक सम। क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। अब अलजेब्रिक सम क्या होता है, सिंपल प्लस होता है, मतलब जोड़ दो, 1 + 2 1 + 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अलजेब्रिक सम किसका, हर एक चार्ज का, इसका प्लस इसका हर एक चार्ज का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट ओबे, वो ओबे करता है किस चीज़ को, एडिटिविटी ऑफ चार्ज को। तो इस शब्द को याद रखेंगे क्या,
एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि चार्जेस आपस में क्या होते हैं, ऐड हो सकते हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो अगर इस बॉडी का टोटल चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे कैसे, 1 + 2 + 5 कितना हो गया, 8 कूलम। तो ये क्या है इसकी, ये जो हम जोड़ पा रहे हैं वो क्यों जोड़ पा रहे हैं, तो चार्जेस के पास प्रॉपर्टी है कौन सी, एडिटिविटी की, याद रहेगा, ठीक है ना। जहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी लिखूंगा वहाँ पे एक छोटा सा ये बना लेना जिससे ये याद रहेगा, ठीक है ना। पिक्चर्स बनाओगे तो ज़्यादा जल्दी याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, बता चुके हैं चार्ज कंजर्व कैसे होता है, यानी कि चार्ज ना कभी बन सकता और ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकता, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल मार्क कर लेंगे, अभी इसको हम अलग से पढ़ेंगे। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्या मतलब, इसके नीचे फिलहाल अभी आप फॉर्मूला लिख लें, क्या, Q = NE। मैं अभी इस टॉपिक को अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या है हमारा, क्वांटाइज्ड है, यानी Q = NE। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल देके आलू वाला, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम डेफिनेशन लिखने लगे तो डेफिनेशन क्या होगी इसके अंदर, तो अगर हम बात करें किसी भी बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वही एक सिस्टम है, एक स्फीयर है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, कितने सारे हैं पता नहीं कितने सारे, यानी कि सपोज करो E1 E2 E3 एंड सॉन, कितने हैं, En, कितने हैं, En, बहुत सारे हैं, n मात्रा में है। कहता है अब बताओ इसके पास टोटल चार्ज कितना होगा, तो कैसे करेंगे टोटल चार्ज हम इसका, हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल चार्ज, हमें निकालना है Q। तो कैसे निकालेंगे कि हमारा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, यानी कि n, और हर एक पार्टिकल के पास चार्ज कितना है, यानी कि E। तो ये निकल आएगा हमारा टोटल चार्ज, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि आपको क्या करना है, सिंपल करना है कि सबसे पहले ये देखना है कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, फिर हर एक चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन कितने, मतलब कितना चार्ज है, तो उसकी मल्टीप्लाई जब आपस में कर दोगे तो क्या निकल आएगा, टोटल चार्ज। समझना। तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर दे देता हूँ। सपोज करो एक रूम में 10 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैंने कहा हर एक स्टूडेंट के पास कितने रुपीज़ हैं, 5 रुपीज़ हैं, कितने रुपीज़ हैं, हर एक के पास कितने हैं, 1 हैव, एक के पास कितने हैं, 5 रुपीज़, कितने हैं, 5 रुपीज़। और मैंने कहा बताओ टोटल पैसे कमरे में कितने हैं, टोटल रुपीज़ कितने हैं। तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखोगे बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और फिर हर एक के पास कितने हैं पैसे हैं, 5 रुपये हैं, तो कितने रुपए के पूरे कमरे में, 50 रुपये। ऐसे तो करोगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करा, सबसे पहले हमने देखा कितने चार्ज पार्टिकल्स यानी कि चार्ज के पार्टिकल कितने हैं, और फिर हर एक के पास चार्ज कितना है, तो ये हुई हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखने तो क्या लिख कर आएंगे हम, तो हेडिंग बनाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या होता है, द टोटल चार्ज फाउंड ऑन ए सिस्टम, यानी कि टोटल चार्ज पूरे सिस्टम पे कितना है वो क्या होगा, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का सिंपल मतलब n से है। यहाँ पर n क्या होगा, n कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, बस जितने पार्टिकल होंगे उतना n की वैल्यू हो जाएगी। 5 पार्टिकल तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 10 पार्टिकल 10 हो जाएगी, 1000 है तो 1000 हो जाएगी। तो यानी कि n क्या है, एक इंटीजर है, सिंपल 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, टोटल चार्ज फाउंड ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, इज ऑलवेज, ऐसे भी कर सकते हैं, इज ऑलवेज इक्वल्स टू किसके, इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल किसकी, ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, किसकी, एलिमेंट्री चार्ज। डाउट आ रहा होगा ये एलिमेंट्री चार्ज क्या, आ रहा है क्या डाउट, बेटा अगर डाउट आ रहा है ना आपको तो इसका मतलब आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी, क्योंकि हम वहां पर डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है और बड़े आराम से समझाया था उसको। तो अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है तो वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहते तो क्या होगा, Q
Q इज द सिंबल ऑफ चार्ज, ये भी हम पहले वाले चैप्टर में मतलब इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू ई। क्या होगा, N इंटू ई, वेयर Q क्या है यहाँ पर, अगर मैं सबकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, Q है हमारा टोटल चार्ज, और N क्या है यहाँ पर, N सिंपल एक इंटीजर है, इंटीजर यानी क्या 1 2 3 4, यानी कि N की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकती है, कहाँ तक N तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। और E क्या है, E ही तो है वो बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि एलिमेंट्री चार्ज, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि 1.6 10⁻⁹ कूलाम, और ये भी हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, और वहीं पर साथ ही साथ इसका मास भी बताया था, ठीक है ना, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अब इसकी और काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगी आपको एक न्यूमेरिकल करने के बाद। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे उसके अंदर। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, ठीक है ना। तो इसको आइए समझते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, पहली बार देखने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और सोल्यूशन में यहाँ पर आपको कर रहा हूँ। तो इसमें पूछा है कि 1 कप पानी, यानी कि सपोज करो ये कप है आपका, मान लो यार साइंस के बच्चे हो, मान लो एक कप है एक आपका, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या भरा हुआ, पानी रे पानी, क्या भरा हुआ है इसमें, पानी। अब कहता है इस 1 कप पानी में ये बताओ कि कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने नेगेटिव चार्ज हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितने होते हैं 1 गिलास पानी में। यार हम तो सुबह से शाम तक पानी कर लेते हैं, लेकिन आज तक यही नहीं समझ में, यही नहीं देख पाए हम कि कितने चार्ज हम पी रहे हैं पानी के अंदर। तो आज दिखाता हूँ आपको कि कितने सारे चार्ज आप पी जाते हो 1 गिलास पानी के अंदर। तो आइए देखते हैं। देखो इसको करेंगे कैसे, इसकी अप्रोच कैसे लगाएंगे। अगर हम बात करें, हमें बताना है 1 कप पानी में चार्ज कितना है। तो 1 कप पानी, बिल्कुल ध्यान समझना, बहुत इजी तरीके से कराऊंगा न्यूमेरिकल। सपोज करो ये रहा गिलास और ये भरा हुआ है इसके अंदर पानी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चार्ज। हमें क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज निकालना है, चार्ज चार्ज चार्ज। तो क्या करें, चार्ज जोड़ दें, नहीं जोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे चार्ज होंगे। तो क्या करेंगे, हम करेंगे क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज़। क्या बोलता है वो बोलता है कि जब भी आपको टोटल चार्ज निकालना तो क्या कर दो, N इंटू ई कर दो। N क्या है, N है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, और E क्या है, बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। हमें ये तो पता है E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू तो हमें पता है भाई, हमें पता है। लेकिन अगर Q चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, ये जो N है ना, ये N, इसको निकालना पड़ेगा। तो यानी कि अगर Q निकालना है तो N चाहिए, और N क्या है, N इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट की, तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें, इन कितने में भाई, एक का मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है, इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे Na, एवोगैड्रो नंबर। कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक 18 ग्राम के पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na ग्राम। कितने होते हैं, Na का मतलब 6.022 6.023 कह लो, 22 भी कई जगह यूज करते हैं, इंटू 10⁻23। लेकिन हमें 18 ग्राम में नहीं चाहिए, हमें कितने में चाहिए, हमें चाहिए 1 गिलास पानी में। कितने में, 1 गिलास पानी में। तो 1 गिलास पानी की आइडियल वैल्यू अगर हम मान के चलें तो लगभग कितना होता है, 250 ग्राम। कितना होता है, 250 ग्राम। तो अगर 18 ग्राम में इतने हैं तो 250 ग्राम में कितने होंगे, तो 250 ग्राम में कैसे निकालेंगे, आइए
तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन, पहले 1 ग्राम का निकालना, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा भाई, 18 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में कितने, 18 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 10 टू द पावर 23 अपॉन 18, इतने क्या है ये, इतने क्या हैं, इतने हैं मॉलिक्यूल्स, क्या हैं मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 गिलास पानी में, और 1 गिलास पानी की मात्रा कितनी मानी गई है, 250 ग्राम। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम, सॉरी 250 ग्राम में कितने होंगे भाई, 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 250 में कितने होंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.263 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250 मॉलिक्यूल्स, हाँ के ना। तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में, 250 ग्राम पानी में। अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यानी कि एक मॉलिक्यूल H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैसे करते हैं देखो जरा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं, 1, और कितने हाइड्रोजन है, 2, तो कितने हो गए H2 के पास, 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8, तो कितने होगा टोटल इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये 10 इलेक्ट्रॉन किस में है, 10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में, कितने में, एक मॉलिक्यूल में। और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने, हमारे पास मॉलिक्यूल हैं इतने, मल्टीप्लाई सबसे लास्ट में करेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है ना। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैसे करेंगे भाई, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.023 10 की पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250। अभी हमने क्या लिखा, अभी सिर्फ हमने लिखा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन इंटू 10, ये क्या आ गए, ये आ गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आ गए। तो क्या इसको मैं n कह सकता हूँ, इक्वल्स टू स्मॉल n, भाई n क्या होता है, n भी तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो, और इलेक्ट्रॉन क्या, चार्ज पार्टिकल, तो ये क्या आ गया हमारा, n आ गया। बस फिर क्या रह गया, फिर तो कुछ भी नहीं है, टोटल चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, क्वांटाइजेशन का यूज करके, कौन सा कॉन्सेप्ट, Q इज इक्वल्स टू NE, n की वैल्यू ये रही कितनी, 6.022 या 23 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250 इंटू 10, ये क्या आया, n, E बाकी है, E बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, और वो कितनी होती है, कई बार आ चुकी है, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे इसको, और इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा, मैं टॉप पर लिख रहा हूँ, वो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज Q इज इक्वल्स टू 1.33 10 टू द पावर 7 कूलाम। ये होगा हमारा एक गिलास पानी में चार्ज। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज लेंगे तो यही आंसर हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ये होगा हमारा चार्ज जो हम एक गिलास पानी के अंदर पी जाते हैं। कर लोगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, अगर हम शॉर्ट में बात करें, शॉर्ट में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें पता है 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितना एवोगैड्रो की वैल्यू। ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि 18 ग्राम में सबसे पहले हमने नंबर ऑफ पार्टिकल देख लिया। फिर
हमें 18 ग्राम में नहीं चाहिए, हमें चाहिए 250 ग्राम पानी में, क्योंकि एक गिलास पानी में 250 ग्राम होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 1 ग्राम में निकाल लिया और फिर 250 ग्राम में निकाल लिया। 1 ग्राम में निकालने के लिए 18 से डिवाइड कर दिया और 250 ग्राम में निकालने 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमने पाया कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो उसकी मल्टीप्लाई यानी कि 250 ग्राम में कितने होंगे, इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दी। भाई जब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी। ये आ गया। ये क्या है, ये आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये क्या निकल आया, n निकल आया। और हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, Q इज इक्वल्स टू n, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो इसके यूज़ किया, n की वैल्यू ये रही, E की वैल्यू सबको पता है, वैल्यूज पुट करी और आंसर हमारा निकल आया। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मार्क कर देंगे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना है आपको। ठीक है ना। अब एक इसमें एक क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट तो नहीं है बट हाँ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। और वो क्वेश्चन क्या बन जाता है, वो ये बोलता है कि अगर हम किसी भी चीज, मतलब कह सकते हैं बॉडी है, उस बॉडी के पास क्या होता है, उस सपोज करो एक बॉडी है और उस बॉडी के पास क्या होगा, उस बॉडी के पास एक तो मास होगा, भाई उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, और दूसरा उसके पास चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज होगा। तो कहता है अगर मैं इस बॉडी को क्या कर दूं, मोशन दे दूं, यानी कि इस बॉडी को चला दें, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ क्या हो, स्पीड हो या फिर वेलोसिटी, कुछ भी कह दो, ठीक है ना, स्पीड हो कुछ ना कुछ। तो अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करता हूं तो क्या मास चेंज होगा, क्या चार्ज चेंज होगा। तो यानी कि कॉन्सेप्ट क्या बनता है, कॉन्सेप्ट ये बनता है इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड चार्ज। इफेक्ट ऑफ स्पीड, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड चार्ज, यानी क्या इफेक्ट होता है स्पीड का, किसके ऊपर, मास के ऊपर और चार्ज के ऊपर। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखो, इसको समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज रिलेटिविटी ऑफ मास। क्या होता है रिलेटिविटी ऑफ मास, ध्यान समझेगा, बहुत इजी है, हलवा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्या होता है रिलेटिविटी ऑफ मास, यानी कि रिलेटिविटी ऑफ मास। रिलेटिविटी ऑफ मास क्या होता है, ये थ्योरी है, और वो ये बोलते हैं कि अगर हम किसी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उसका मास किस तरह से चेंज होगा, उसकी एक इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप दी इन्होंने। क्या, और वो उन्होंने कहा कि वो मास कैसे चेंज होगा, वो होगा m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। वेयर अगर हम बात करें m क्या है, यहाँ पर m है हमारा मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास, कब, एट सर्टेन स्पीड, एट सर्टेन स्पीड, यानी कुछ स्पीड देने के बाद। m0 क्या है, m0 मास एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट मास है ये हमारा। v क्या है, v इज गिवन स्पीड, यानी कि जितनी स्पीड हम उसको दे रहे हैं वो होता है। और c क्या है, c इज द लाइट ऑफ स्पीड। क्या होता है, लाइट ऑफ स्पीड। अब जरा सोच के बताना, अगर मैं इस बॉडी की v को इंक्रीज कर दूं, इस बॉडी की v को इंक्रीज कर दे, यानी कि इफ v इंक्रीज, क्या v, यदि हम क्या कर दें, v को इंक्रीज कर दें, तो अगर v को इंक्रीज किया तो क्या होगा, तो ये जो है ये इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज हुआ तो 1 में से कुछ जो घटेगा वो इंक्रीज हो रहा है, और जब वो घटेगा वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है, ये जो नीचे आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है।
भाई जब v को इंक्रीज करेंगे तो माइनस वाली चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, और जब माइनस वाली चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी तो आंसर छोटा हो जाएगा, और जब छोटा होगा तो ये वाली चीज़ वैल्यू घट जाएगी। और अगर ये वैल्यू घट गई तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन्वर्सली रिलेशनशिप है भाई, अगर ये डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी की स्पीड को बढ़ा दें, अगर हम किसी बॉडी की स्पीड को बढ़ा दें तो स्पीड बढ़ाने के बाद ये फैक्टर घटेगा और ये फैक्टर बढ़ेगा, यानी कि उसका मास भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम किसी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उसका मास भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट जब भी लगेगा जब वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे है आपका cc इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके कंपैरिजन में कुछ स्पीड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बोलने लो कि हमारा मास चेंज नहीं हो रहा, तो भैया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और लाइट की स्पीड में बहुत फ़र्क है। तो स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो लाइट की स्पीड से थोड़ा कंपैरेबल हो, कि हाँ भाई कुछ है, ठीक है, उस केस में होगा ये। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि अगर हम किसी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज कर दें तो उसका मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। सपोज करो कि हमने उस बॉडी की मास, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, और करते 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 कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए उसकी वेलोसिटी कितनी कर दी हमने, c के बराबर, यानी कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट है उतनी कर दी। अगर हम उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो, करते करते कहाँ तक पहुँच गए, स्पीड ऑफ लाइट तक, तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो होगा कुछ ऐसे, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v, v कितना हो गया हमारा, c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यानी कि ये हो गया m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1, भाई ये 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 कितना होता है, m नॉट अपॉन 0, और किसी भी चीज़ की अपॉन 0 तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कि अगर हमारी स्पीड किसको अप्रोच कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट को, तो हमारा मास किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। यानी कि इंक्रीज होते 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 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमने एक बात पढ़ ली कि अगर हम किसी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उसका मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये समझ में आ गया। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर हम किसी बॉडी की मास को इंक्रीज करते हैं तो हमारा उस बॉडी, अगर हम किसी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उसका मास भी इंक्रीज होगा। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज का स्पीड से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो चाहे आप स्पीड बढ़ाओ, चाहे घटाओ, चाहे स्पीड लाइट के बराबर करो, कुछ भी करो, चार्ज क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो यानी कि चार्ज जो होगा रिमेन कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है भाई। तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मास पे इफेक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी ऑफ मास। तो अगर हमें लिखना हो अपने नोट्स में तो हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो आइए क्या लिख कर आएंगे आप इसके अंदर। अगर हमारे पास आता है दैट इज इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड चार्ज, यानी कि स्पीड का क्या इफेक्ट होगा मास पर और चार्ज पे, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, एज पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ मास। यानी कि जो एक थ्योरी है रिलेटिविटी ऑफ मास, उसके हिसाब से क्या होता है, द मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीज, मास क्या होगा बॉडी का, इंक्रीज होगा विद इट्स स्पीड, उसकी स्पीड के साथ। कौन सी रिलेशनशिप के साथ, बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप क्या होती है, ये होती है, अभी समझाया किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप के हिसाब से अगर किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है देन उसका मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हैंस द मास ऑफ द बॉडी विल चेंज, जो मास होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, किसके साथ, विद अकॉर्डेंस ऑफ स्पीड, स्पीड के हिसाब से। लेकिन चार्ज क्या होता है, चार्ज में कोई ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज सेम रहता है, बट द चार्ज ऑन द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर पेपर में पूछ ले कि ये बताओ कि स्पीड का इफेक्ट क्या होगा मास के ऊपर और चार्ज के ऊपर, तो मास के ऊपर तो इफेक्ट होगा, कैसा होगा, स्पीड बढ़ाने पर मास भी इंक्रीज होगा, लेकिन चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आएगा, ये आपको लिखना है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस यहीं तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से टॉपिक में सबसे अच्छा समझ में आया और कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आई है। ठीक है, थैंक यू सो मच।